Hello friends, welcome on my YouTube channel Comteria. Today we are discuss about child development and pedagogy। जो पिछला टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान, उसी में मैं उसी के क्रम में आगे लेक्चर देना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। शिक्षा के अभ्यास में मनोविज्ञान का योगदान। इसमें पहला बिंदु होगा पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। केवल उन विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराया जाता है जो अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं, उनके चरित्र विकास, अधिगम स्वरूप और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। दूसरा बिंदु है पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं। मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण वर्तमान में शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं जैसे वाद विवाद, नाटक, परिचर्चा, बहस, सामाजिक सेवाओं की क्रियाएं और क्रीड़ाओं के बालक के लयबद्ध संतुलित विकास के लिए महत्व को महसूस करते हैं। तीसरा बिंदु है लोकतांत्रिक प्रशासन और प्रबंधन। लोकतांत्रिक प्रशासन और प्रबंधन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, इसलिए वर्तमान में छात्र और शिक्षक विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय समय सारणी। स्कूल टाइम टेबल तैयार करते समय शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। सुबह के समय जब कोई छात्र तरोताज़ा होता है तो उन्हें विभिन्न विषय पढ़ाए जाने चाहिए। उस समय उसकी मानसिक ऊर्जा पर्याप्त होती है और मध्यांतर उपलब्ध करवाया जाता है और बड़े कलांशों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में अनुदेशात्मक तकनीकों का प्रयोग शिक्षा के अभ्यास में मनोविज्ञान का अन्य योगदान है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल ऐड और अन्य शिक्षण नीतियों का प्रयोग बालक के मनोविज्ञान पर होता है। विद्यालय पुस्तिकाएँ। आज की पुस्तिकाएं अधिगमकर्ता के बौद्धिक स्तर, उनकी आवश्यकताओं, रुचि, योग्यता को पूरा करती है। पुस्तिकाएं अधिक आकर्षक, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उसमें रंगीन चित्र, सारणी, तस्वीर, दृष्टांतों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अन्य योगदान अच्छी पुस्तिकाओं का निर्माण करना भी है। इसी क्रम में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय में उत्पादनकारी क्रियाएँ जैसे कि कार्य अनुभव, सामाजिक रूप से सहायक उत्पादनकारी कार्य आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये मनोविज्ञान ही है जो शिक्षक को जानने में सहयोग करता है कि इन विभिन्न विषयों को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है। मनोविज्ञान और माता पिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान और माता पिता। माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक हैं। बच्चे अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताते हैं और माता पिता के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये मनोविज्ञान का ही ज्ञान है जो माता पिता को उनके बच्चों की विकास प्रक्रिया और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने में सहायता देता है। इसके अलावा मनोविज्ञान माता पिता की बालक के स्वस्थ, लयबद्ध और संतुलित विकास करने में भी सहायता देता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद रोल ऑफ टीचर्स है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में शिक्षक की भूमिका कक्षा दशाओं, शैक्षिक दशाओं के क्षेत्र में उनकी भूमिका को दर्शाता है। स्मिथ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान पर पूर्णतः शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की समझ प्राप्त करने में लाभदायक होता है। एलेयर के अनुसार आधुनिक शिक्षक यदि उसे अपने कार्य में सफल होना है तो बच्चों को समझने में उसे विशेषज्ञ होना चाहिए। वे कैसे वृद्धि करेंगे, विकास, अधिगम और समायोजन कैसे करते हैं। इसी प्रकार जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षक को लैटिन के साथ साथ ज्ञान को भी जानना चाहिए। जैसे शिक्षक को छात्र की प्रकृति के साथ साथ विषय वस्तु की प्रकृति की भी समझ होनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती है। मानवीय वृद्धि और विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अधिगमकर्ता वृद्धि और विकास के विभिन्न स्तरों जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इत्यादि में से गुजरता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास होते हैं, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, गामक और सौंदर्य विकास। इसलिए शिक्षक की भूमिका विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रकार की वृद्धि और विकास को समझना है। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। इसीलिए विद्यालय में विद्यार्थी एक दूसरे से वृद्धि, योग्यता, दृष्टिकोण, रुचियों, व्यक्तित्व और अन्य मनोवैज्ञानिक पक्षों में भिन्न होते हैं। एक कक्षा में बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, मानसिक विक्षिप्त, शारीरिक अपंग और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से वंचित तथा बाल अपराधी बच्चे होते हैं। शिक्षक को
यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सभी प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाना है। नाउ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक सफल और प्रभावकारी शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति, अधिगम के नियम और सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का स्थानांतरण और प्रभावकारी अधिगम की प्रक्रिया को पूरी तरह समझना चाहिए। इसलिए शिक्षक की सामान्य भूमिका अधिगम की प्रक्रिया और विशिष्ट रूप से कक्षा अधिगम की समस्याओं को समझना है। नाउ द इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षण की नई पद्धतियों के संबंध में गहन अंतर्दृष्टि देता है। इसलिए शिक्षक को बहुत से नए उपागमों, सिद्धांतों और शिक्षण की तकनीकों की खोज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए करनी होती है। आज के समय में शिक्षक को नए उपागम जैसे सूक्ष्म शिक्षण, समूह शिक्षण, अनुरूपित शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन, समूह परिचर्चा, समस्या निदान, अभिक्रमित अधिगम, कंप्यूटर अनुदेशन और शिक्षण अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। नाउ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। मनोविज्ञान ने शैक्षणिक दशाओं में बहुत सी व्यवहार अध्ययन की विधियों में योगदान दिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक इन विधियों का प्रयोग छात्रों के व्यवहार से संबंधित आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करने, संगठित और विश्लेषण करने में करते हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक की भूमिका छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन विधियों के प्रयोग में लाने हैं। व्यवहार अध्ययन की मुख्य विधियां निरीक्षण, प्रयोगात्मक, अंतर्मुखी, उपचारात्मक पद्धति, मतैक्य पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, परियोजना पद्धति, वंशानुक्रम पद्धति और मनोविश्लेषण और क्रियात्मक शोध इस प्रकार से हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डायनामिक्स। शिक्षक का प्रमुख कार्य और उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का लयबद्ध और संतुलित विकास करना है। इसलिए शिक्षक की भूमिका व्यक्तित्व की प्रकृति, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, व्यक्तित्व के प्रकार और शील गुणों, व्यक्ति का चेतन और अचेतन स्वरूप और व्यक्तित्व मापन की पद्धतियों को समझना है। नाउ द रोल ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अभिप्रेरणा के अभाव में कक्षा में अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा अधिगम में रुचि उत्पन्न कर उसे अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इसलिए शिक्षक को छात्रों के विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक तकनीकों जैसे पारितोषिक और दंड, प्रशंसा और आरोप, परिणाम का ज्ञान, दृश्य सामग्री, प्रतियोगिता और सहयोग, महानता, सफलता की आशा और असफलता का भय, आकर्षक भौतिक और पर्यावरणीय दशाएं, प्रतिनिधि, व्यक्तित्व पुनर्बलन, शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन और उद्दीपन चरों का प्रयोग अभिप्रेरणा के साथ करना चाहिए। नाउ द एजुकेशन ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रेंस। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा मनोवैज्ञानिक में बहुत ही योगदान दिया है। एक प्रशिक्षित शिक्षक ये जानता है कि प्रतिभाशाली, मानसिक विक्षिप्त, बाल अपराधी और शारीरिक रूप से अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अतः शिक्षक का कार्य विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत से प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों को संगठित करना है। नाउ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान ने शोध की बहुत सी विधियों का विकास किया है जो अधिगमकर्ता की प्रकृति और व्यवहार को प्रभावित करने वाले चरों को मापने में काम आती है। इसलिए शिक्षक को उपकरणों, परीक्षणों, यंत्रों, पद्धतियों और तकनीकों को जानना चाहिए जिसको शिक्षा के क्षेत्र में शोध उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नाउ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही स्तरीय मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को तैयार किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से हम छात्रों की बुद्धि, दृष्टिकोण, रुचि, योग्यता, अधिगम परेशानियों, अभिप्रेरणा के स्तरों, समायोजन के स्तरों, सृजनशीलता और व्यक्तित्व को माप सकते हैं। अधिगमकर्ता की प्रकृति को जांचने के लिए बहुत सी प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षक का कार्य मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र को पूरी तरह समझना है। नाउ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आधुनिक शिक्षक का कार्य कक्षा में शिक्षण कार्य ही नहीं करना बल्कि बालक के व्यक्तित्व का लयबद्ध और संतुलित विकास करना भी होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं पर काबू पाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और परामर्श देता है। नाउ द ग्रुप डायनामिक्स। विद्यालय अथवा कक्षा दशा एक समूह स्थिति है। एक समूह में व्यक्तिगत व्यवहार विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्तर का हो सकता है। इसलिए समूह मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत मनोविज्ञान से भिन्न है। समूह यांत्रिकी व्यक्ति पर समूह द्वारा तथा समूह पर व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले दबाव का अध्ययन है। इसलिए शिक्षक का कार्य इन सभी बलों को समझना है जो समूह यांत्रिकी को संचालित करते हैं। नाउ को करिकुलर एक्टिविटीज़। वर्तमान में शिक्षकों ने बालक के लयबद्ध और संतुलित विकास के लिए पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं जैसे वाद विवाद, नाटक, परिचर्चा, बहस, सामाजिक सेवा की क्रिया और क्रीड़ाओं के महत्व को अनुभव किया है। इसलिए शिक्षक का कार्य छात्रों को विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। नाउ द स्कूल टेक्स्ट बुक्स। आधुनिक पुस्तकें अधिगमकर्ता के बौद्धिक स्तर, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं की पूर्ति करते हैं। पुस्तकों को अधिक आकर्षक, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उनमें रंगीन तस्वीरें, सारणियाँ, चित्र और दृष्टांतों को उपलब्ध करवाया जाता है।
इसलिए शिक्षक का कार्य छात्रों के लिए पाठ अथवा व्याख्यान तैयार करने के लिए अच्छी पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को संक्षिप्त रूप में बतलाते हैं तो हम इस तरह से बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट टू टीच, शिक्षक का कार्य बालक के विकास स्तर और आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु अनुभवों और क्रियाओं को संगठित करना है। व्हेन टू टीच, शिक्षक का कार्य शिक्षण अधिगम क्रिया के अभिप्रेरणात्मक पक्षों को समझना है। नाउ whom टू टीच, शिक्षक का कार्य बाल मनोविज्ञान से संबंधित से अधिक ज्ञान को अर्जित करना है। हाउ टू टीच, शिक्षक का कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुदेशनात्मक तकनीकों का प्रयोग करना है। हु इज़ टू टीच, शिक्षक का कार्य स्वयं व्यावसायिक दुर्बलताओं पर काबू पाते हुए स्वयं को जांचना है। वेयर टू टीच, शिक्षक का कार्य प्रभावकारी अधिगम में योगदान देने वाले विभिन्न पर्यावरणीय कारकों को समझना है। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर, मानवीय विकास और वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि जीवन का एक संकेत है। सभी जीव अपने स्तर के अनुसार जैविक संप्रदाय में साम्राज्य में वृद्धि करते हैं, जिसको हम निम्नलिखित बिंदु के अंदर चर्चा कर सकते हैं। पहला बिंदु है इंट्रिंसिक प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया। अर्नोल्ड गैसल के अनुसार वृद्धि पर्यावरण की बजाय अंगों का कार्य है। पर्यावरण विकास के लिए मृदा और आसपास के वातावरण को प्रस्तुत करता है, लेकिन यह प्रस्तुतिकरण विकास की आंतरिक शारीरिकी से आता है। नाउ इंट्रिंसिक चेंजेस, वृद्धि मानवीय शरीर में आंतरिक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे कोशिकाओं, तंतुओं और मांसपेशियों के रूप में वृद्धि, खोपड़ी का बढ़ना और शरीर के आंतरिक अंगों और आंतरिक अंगीय प्रणाली के आकार में सामान्य वृद्धि आदि। नाउ इंट्रिंसिक चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, बाह्य परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि शब्द को शुद्ध शारीरिक भाव में प्रयुक्त किया जाता है। इसका सामान्य आशय आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि से है। अतः वृद्धि का आशय उन परिवर्तनों से है जो मात्रात्मक पक्ष रखते हैं। नाउ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, वृद्धि के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापन के विषय हैं। इस प्रकार वृद्धि कारण हुए परिवर्तनों को प्रकृति में देखा और मापन किया जा सकता है। नाउ द कंटिन्यूटी, वृद्धि जीवन भर लगातार नहीं होती है। यह धारणात्मक अवस्था से शुरू होती है और किसी आयु विशेष तक निरंतर रहती है। परिपक्वता आने पर यह वृद्धि रुक जाती है। पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक गहन अर्थ में विकास को इसके मात्रात्मक पक्ष के रूप में वृद्धि कहा जा सकता है। यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट, वृद्धि एक अनूठी वैज्ञानिक धारणा है जिसका प्रयोग बाल मनोविज्ञान के सभी छात्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है, चाहे वे मानविकी शास्त्री हों अथवा समाजशास्त्री हों अथवा शिक्षाविद हों। वृद्धि बहुत से कारकों के उपयुक्त संयोग पर निर्भर करती है, जैसे कि पर्यावरण, ग्रंथि रस, स्वास्थ्य, परिपक्वता और शिक्षा। विकास क्या है? मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, प्रगति शब्द का महत्व यह है कि परिवर्तन निर्देशात्मक होते हैं जो पिछड़ेपन के बजाय आगे की ओर ले जाए जाते हैं। व्यवस्था और अनुकूल शब्द सुझाते हैं कि वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बीच निश्चित संबंध होता है। विकास को व्यक्ति की उदीयमान और क्षमताओं के विस्तार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो कार्य में उत्तम सुविधा उपलब्ध करवाती है, जैसे धारणा निर्माण की ज्ञानात्मक योग्यताओं की विकास। वेबस्टर ने विकास को परिवर्तनों को श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें से जीव भ्रूणात्मक अवस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। इन परिवर्तनों का आशय व्यवहार के शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और गामक पक्षों से है। विकास की मनोवैज्ञानिक धारणा, विकास का इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ में आशय उन निश्चित परिवर्तनों से है जो मनुष्य के भ्रूणावस्था से मृत्यु तक होती है। विकास शब्द को सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए नहीं प्रयुक्त करते हैं, बल्कि केवल उन्हीं परिवर्तनों के लिए प्रयोग करते हैं जो एक व्यवस्थित तरीके से प्रकट होते हैं और दीर्घावधि तक रहते हैं। जैसे कि छोटी बीमारी कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन को विकास का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी उन परिवर्तनों को जो विकास के रूप में निपुणता अर्जित करते हैं निर्धारित किया है। उनके अनुसार विकास का आशय उन परिवर्तनों से होगा जो व्यक्ति के लाभ के लिए हों और उसका परिणाम उस व्यवहार में होता है जो अधिक उपयुक्त, अधिक संगठित, अधिक प्रभावकारी और अधिक जटिल हों। विकास के अर्थ को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है वाइडर एंड कॉम्प्रहेंसिव टर्म। विकास एक विस्तृत और बहुअर्थी शब्द है। यह उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति में होते हैं। इसका आशय मानवीय व्यवहार के शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक पक्षों से है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस,
मानवीय विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो बालक के जन्म के साथ शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। क्वालिटेटिव चेंजेस उन सभी परिवर्तनों से है जो आकार, रूप अथवा संरचनात्मक होते हैं। विकास परिवर्तनों को गुणवत्ता में प्रयुक्त करता है। इसका परिणाम कार्य प्रणाली में सुधार में होता है। इसलिए विकास का आशय व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन से है। सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट विकास का परिणाम व्यवहार के सुधारात्मक कार्य में होता है। ये गुणात्मक परिवर्तन मापन के विषय नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। इनके स्थान पर ये परिवर्तन मापन के विषय हैं। नाव चरित्र और दक्षता में सुधार विकास चारित्रिक रूप से वृद्धि करता है। यह अंगों और अंगीय प्रणाली जैसे अस्थि वृद्धि के चरित्र और दक्षताओं से संबंधित है। हड्डियां बड़ी हो जाती हैं परंतु उनकी कठोरता और वजन और आघात सहन करने की योग्यता में भी परिवर्तन होता है। लचीलापन का स्थान ठोसपन ले लेता है जो मजबूती प्रदान करता है। नाउ इंटीग्रेटेड प्रोसेस प्रसिद्ध शारीरिक शास्त्री बेनेड विकास को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उनके द्वारा उद्दीपित होकर ऐसे युग्मित हो जाती हैं जो व्यक्ति को आगे की नवीन पर्यावरणीय दशाओं पर निपुणता पाने की योग्य बनाती हैं। इसलिए बालक का उत्तम विकास होता है तो वह पर्यावरणीय विपदाओं जैसे बीमारी और मनोवैज्ञानिक आघातों से लड़ने के लिए मजबूत बन जाता है। इस अर्थ में विकास एक अखंड प्रक्रिया है जो मनुष्य का परिचय शारीरिक क्षमताओं और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से करवाने का कारण बनती हैं। विकास की किसी व्यक्ति में परिवर्तित संरचना और कार्यों के कारण होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन की श्रृंखला के रूप में व्याख्या की जा सकती है जो अंगों और पर्यावरण के बीच आकर्षण और आदान प्रदान का परिणाम है। नाउ हरलॉक ने परिवर्तनों को निम्नलिखित 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है। आकार में परिवर्तन, अंग में परिवर्तन, पुराने अंगों का विलोप, नवीन अंगों का परिचय। ये सभी प्रकार के परिवर्तन गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक पक्षों को रखते हैं। इसलिए सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। इसी कारण से इस अर्थ में वृद्धि और विकास के शब्दों को अंतर परिवर्तनीय अथवा संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है। वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या है? वृद्धि में पर्यावरण की बजाय अंगों का कार्य होता है। विकास में अंगों और पर्यावरण दोनों का कार्य होता है। वृद्धि निरंतरता का अभाव होता है। वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है। यह धारणावस्था से शुरू होती है लेकिन किसी निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के जन्म के साथ शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। विकास वृद्धि उन परिवर्तनों को लाती है जो मापन के विषय बनते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रयुक्त किया जाता है, उनका मापन किया जा सकता है। व्यवहार का सुधारात्मक कार्य विकास का परिणाम है। इसलिए गुणात्मक परिवर्तन मापन के विषय नहीं है बल्कि वह परिवर्तन निर्धारण के विषय है। विकास वृद्धि का आशय आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में विस्तार से है। इस अर्थ में इसका आशय उन सभी परिवर्तन से है जो मात्रात्मक पक्ष रखते हैं, जबकि विकास का आशय उन सभी परिवर्तनों से है जो आकार, स्वरूप अथवा संरचना के रूप में होते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन को प्रयुक्त करते हैं, इसलिए इसका आशय उन सभी परिवर्तनों से है जो गुणात्मक पक्ष रखते हैं। अतः हमारा आशय बुद्धि और संवेगों के विकास से है। वृद्धि मानवीय विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विकास एक विस्तृत और बहुअर्थी शब्द है। यह उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करता है जो अंगों में होते हैं। उनमें व्यवहार के शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है। वृद्धि आंतरिक परिवर्तनों को दर्शाती है जैसे कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों का बढ़ना, कंकाल का बड़ा होना, शरीर के आंतरिक भागों में सामान्य मात्रा में वृद्धि। विकास केवल आंतरिक परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है बल्कि यह विशेष रूप से आंतरिक अंगों और अंगीय प्रणाली के चरित्र और दक्षताओं में परिवर्तन को बतलाता है। वृद्धि का आशय उन परिवर्तनों से है जिन्हें गिना जा सकता है क्योंकि परिवर्तन शरीर के किसी विशेष पक्ष में होते हैं। विकास का आशय समग्र के रूप में परिवर्तन से है। विकास व्यक्ति में संपूर्ण रूप से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह हिस्सों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं गिनता है। वृद्धि कई बार शरीर की कार्यप्रणाली में कोई कार्यात्मक सुधार नहीं ला सकती है। विकास सदैव व्यवहार के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष में कार्यात्मक सुधार लाता है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास परिवर्तनों को सम्मिलित करता है।
व्यक्ति का जीवन यांत्रिक प्रकृति का होता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। धारणावस्था के क्षण से मृत्यु के समय तक इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मानवीय विकास की प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य गुणसूत्री क्षमताओं को अर्जित करना है। सेकंड पॉइंट है, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। विकास का प्रारूप निरंतर और धीरे धीरे है। व्यक्ति का व्यवहार जन्म के तुरंत बाद ही परिपक्व और निपुण नहीं बन जाता है। ये एक धीमी और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास की विशेष अवस्था में प्रवेश पाने के समय लेती है। शैशवावस्था बाल्यावस्था के लिए और बाल्यावस्था किशोरावस्था के लिए आधारशिला रखती है। इसी कारण यह संभव नहीं है कि विकास को विभिन्न अवस्थाओं को इंगित किया जा सके। इस अर्थ में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। नाउ द थर्ड पॉइंट, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानवीय विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म के साथ प्रारंभ होती है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। विकास एक अवस्था विशेष पर पूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चक्र को सम्मिलित करता है। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए और अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। आज मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी पे बहुत ही अच्छा मनोविज्ञान का लेक्चर दिया। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं अभी यूपी टेट, सी टेट, यूपी एडेट, सुपर टेट सबकी क्लासेस ले रहा हूँ। इसी के तहत मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी लेक्चर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। जय हिंद।